वंदे मातरम। कक्षा 7 विषय हिंदी। काव्य 13 एक तिनका। एक तिनका यह किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिन्हें हरिऔध भी कहा जाता है। पहले हम इनका जीवन परिचय से थोड़ा सा रूबरू होते हैं कि हिंदी भाषा के महान लेखक और कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिन्हें हरिऔध कहा जाता है, जी का जन्म 15 अप्रैल सन 1865 में उत्तर प्रदेश राज्य के आजमगढ़ जिले में के निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ है। ये ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन बाद में इन्होंने सिख धर्म अपनाकर अपना नाम भोला सिंह रख लिया। इन्होंने हिंदी साहित्य में अपना अद्भुत योगदान दिया है। वे 2 बार हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति रह चुके हैं और सम्मेलन में इन्हें विद्यावाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया जा चुका है। इनकी प्रमुख रचनाओं में प्रिय प्रवास, कवि सम्राट, वैदेही वनवास, बाल विभव, फूल पत्ते आदि शामिल है। माना जाता है कि सन 1947 में निजामाबाद में ही इन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। इस प्रकार कवि की बहुत सारी रचनाएं हैं, उसमें से जो है मैंने वो आपको बताई है। अब ये एक तिनका क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं कि एक तिनका कविता में कवि हरिऔध जी ने क्या न करने की प्रेरणा दी है और किस प्रकार दी है, इसके बारे में आज हम अधिक जानकारी एक तिनका इस कविता के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। मैं घमंडों में भरा एटा हूँ, मैं घमंडों में भरा एटा हूँ। एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँखों में मेरी पड़ा, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। अर्थात देखिए, एक तिनका कविता की इन पंक्तियों में कवि हरिऔध अपने घर की मुंडेर पर छत पर खड़े घमंड में खड़े थे। किस प्रकार थे? घमंड में, यानी अकड़ कर। तभी अचानक उनकी आंखों में कहीं से उड़कर एक तिनका आ गिरता है। जिस प्रकार से 4 पंक्तियां मैंने पढ़ी है, इन पंक्तियों का भावार्थ क्या है कि कवि हरिऔध एक दिन अपने घर की मुंडेर अर्थात छत पर खड़े थे। और कैसे खड़े थे? तो साधारण तरीके से खड़े थे क्या? तो नहीं, बल्कि घमंड से परिपूर्ण होकर वो खड़े थे। तभी अचानक उनकी आंखों में कहीं से तो भी उड़कर एक तिनका आ गिरता है। आगे कवि क्या कहते हैं? मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, एट बेचारी दबे पाँव भगी। यहाँ पर देखिए, एक तिनका की ये जो कविता है, इनमें कवि ने तो पहले 4 पंक्तियों में बताया कि मैं घमंड से मेरे घर के मुंडेर पर खड़ा था और तभी अचानक से क्या हुआ कि एक तिनका मेरी आँख में गिर जाने के बाद उनकी जो हालत हुई, उस हालत का ये दूसरी 4 पंक्तियों में उन्होंने वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि आँख में तिनका चले जाने से उन्हें बड़ी बेचैनी होने लगी, उनकी आँख लाल हो गई। आपको पता है, आँख में हल्का सा भी कुछ चला जाता है तो काफ़ी दर्द महसूस होता है और आँख भी लाल हो जाती है। इसी प्रकार यहाँ पे कवि की हालत थी कि उनकी आँख में क्या चला गया था? तो एक तिनका चला गया था, जिसके कारण वो बहुत बेचैन होने लगे। उनको बेहद दुखने भी लगी आँख और आँख लाल भी हो गई। लोग कपड़े का उपयोग करके उनकी आँख से तिनका निकालने की कोशिश करने लगे। जैसे मुठ देने लोग कपड़े की लगे, मुठ देना अर्थ कि कपड़े की सहायता से या कपड़े का उपयोग करके उनकी आँख से तिनका निकालने की कोशिश करने लगे। इस दौरान उनकी ऐंठ और घमंड बिल्कुल चूर होकर दूर भाग गए। उन्होंने कहा ना, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भाग गए। दबे पाँव भाग जाना यानी कि
चुपचाप से निकल जाना। इस प्रकार से कि इस दौरान उनकी जो एट थी, उनमें जो घमंड था वो बिल्कुल क्या हो गया, चूर होकर दूर भाग गया। आगे देखते हैं कवि क्या कहते हैं। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यो मुझे ताने दिए, तब समझने यो मुझे ताने दिए। एटता तो किस लिए इतना रहा, एटता तो किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। जैसे देखिए हमने पहले काव्य पंक्ति से जाना है कि एक तिनका जो हरिऔध जी की ये काव्य रचना है, तो तिनका निकल जाने के बाद अपनी हालत का वर्णन वो इस काव्य पंक्तियों में कर रहे हैं कि वो इन पंक्तियों में कहते हैं कि जैसे तैसे उनकी आंखों से तिनका निकल गया। इसके बाद उनके मन में ख्याल आया कि उन्हें घमंड नहीं करना चाहिए था। उन्हें क्या नहीं करना चाहिए था, उन्हें घमंड नहीं करना चाहिए था। उनका घमंड तो एक मामूली तिनके ने ही तोड़ दिया। जो वो घमंड में खड़े थे ना मुंडर के छत पे, तो एक तिनका गया तो उनका घमंड कहाँ पर चला गया ये उनको पता भी नहीं चला। मतलब एक छोटे से तिनके ने उनका घमंड तोड़ दिया। इस पंक्ति के जरिए कवि हमें भी घमंड से दूर रहने का संदेश दे रहे हैं। यानी कि किसी भी हालत में किसी भी व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में घमंड नहीं करना चाहिए। चाहे इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, उसका घमंड चकनाचूर हो ही जाता है। यहाँ पे कवि हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, हमें एट या फिर घमंड नहीं करना चाहिए। चाहे किसी भी हालत में किसी भी परिस्थिति में हमें घमंडी नहीं बन के रहना है। कवि कहते हैं कि चाहे इंसान कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, उसका जो घमंड है वो चकनाचूर हो ही जाता है। तो घमंड करने से मतलब क्या, हमें बिल्कुल भी घमंड नहीं करना चाहिए। उन्होंने इतने आसान और सरल शब्दों में हमें समझाने की कोशिश की है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। आशा करती हूँ ये काव्य आपको समझ में आया होगा। आगे प्रश्न अभ्यास की ओर मुड़ते हैं कि प्रश्न अभ्यास में क्या दिया हुआ है। तो कविता से नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। जैसे एक तिनका आँख में मेरी पड़ा, मेरी आंखों में एक तिनका पड़ा, मुड़ देने लोग कपड़े की लगे, लोग कपड़े की मुड़ देने लगे। एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, एक दिन मुंडेर पर खड़ा था, एक दिन जब मुंडेर पर खड़ा था। फिर दूसरा है लाल होकर आँख भी दुखने लगी, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, आँख लाल होकर दुखने लगी, एकदम सीधे वाक्य में लिख सकते हैं। फिर ग है एड बेचारी दबे पाँव भगी, एड बेचारी दबे पाँव भगी। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि बेचारी एड दबे पाँव भगी, एड बेचारी दबे पाँव भगी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, जब किसी ढब से निकल तिनका गया, किसी ने ढब से तिनका निकाला। इस प्रकार इसका सरल वाक्य हो सकता है। प्रश्न 2 है, एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है। इस कविता में उस घटना का वर्णन किया है जब कवि की आंख में एक तिनका गिर गया। उस तिनके से काफ़ी बेचैन हो उठे, उसका सारा घमंड चूर हो जाता है। किसी तरह लोग कपड़े की नोक से उनकी आंखों में पड़ा तिनका निकालते हैं तो कवि सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसे किस बात का घमंड था जो एक तिनके ने उनके घमंड को जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया। उसकी बुद्धि ने भी उसे ताने दिए कि तू ऐसा ही घमंड करता रहा तो तेरे घमंड को चूर करने के लिए तिनका ही बहुत है। इससे यह संदेश मिलता है कि व्यक्ति को स्वयं पर घमंड नहीं करना चाहिए। एक तुच्छ व्यक्ति या वस्तु भी हमारी परेशानी का कारण बन सकती है। हर वस्तु का अपना महत्व होता है, यानी किसी भी हालत में हमें घमंड नहीं करना चाहिए। प्रश्न 3 है, आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई।
घमंडी की आंख में तिनका पड़ने पर उसकी आंख लाल होकर दुखने लगी। वो बेचैन हो गया और उसका सारा ऐठ समाप्त हो गया या उसका सारा घमंड चकनाचूर हो गया। प्रश्न 4 है, घमंडी की आंखों से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास लोगों ने क्या किया? तो घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने कपड़े की मूठ बनाकर उसकी आंख में डाली, यानी कपड़े का उपयोग करके आंख में से तिनका निकालने की कोशिश की है। एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी, ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इसी प्रकार की चेतावनी कबीर ने भी दी है। तिनका कबूहो न निधिए, पाँव तले जो होय, कबूहो उड़ी आँखिन पैर रे, पीर घनेरी होय। इन दोनों में क्या समानता है और क्या अंतर है, लिखिए। अभी देखिए कि जो ऊपर काव्यांश के माध्यम से कवि ने ये संदेश दिया है कि अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा तिनका भी अगर आँख में पड़ जाए तो मनुष्य को बेचैन कर देता है। और जो काव्य पंक्ति दूसरी है, इन दोनों काव्य पंक्तियों में यह समानता है कि अंतर दोनों काव्य पंक्तियों में यह अंतर है कि हरिऔध जी लिखी पंक्तियों में से किसी प्रकार के अहंकार से दूर रहने की चेतावनी दी गई है, क्योंकि एक तिनका भी हमारे अहंकार को चूर कर सकता है। छोटे से छोटे वस्तु का अपना महत्व होता है। दोनों में घमंड के बचने की शिक्षा दी गई है। प्रत्येक तुच्छ समझी जाने वाली वस्तु का अपना महत्व होता है, यानी कि कबीर जी ने भी हमें यही समझाने की कोशिश की है और इतना ही नहीं, हरिऔध जी ने भी हमें वही समझाने की कोशिश की है। ये इन दोनों काव्य पंक्तियों में समानता है। अनुमान और कल्पना है। इस कविता को कवि ने मैं से आरंभ किया है। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ। कवि का यह मैं कविता पढ़ने वाले व्यक्ति से भी जुड़ सकता है और तब अनुभव यह होगा कि कविता पढ़ने वाला व्यक्ति अपनी बात बता रहा है। यदि कविता में मैं की जगह वह या कोई नाम लिख दिया जाए तब कविता के वाक्य में बदलाव आ जाएगा। कविता में मैं के स्थान पर वह या कोई नाम लिखकर वाक्यों में बदलाव को देखिए और कक्षा में पढ़कर सुनाइए। जैसे मैं की जगह पे वह आएगा तो वह घमंडी में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, बराबर। तो वह की जगह मैं की जगह पे यहाँ पे वह आ जाएगा। प्रश्न 2 है, नीचे दी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। ऐठ बेचारी दबे पाँव भगी, तब समझने यो मुझे ताने दिए। इन पंक्तियों में ऐठ और समझ शब्दों का प्रयोग सजीव प्राणी की भांति हुआ है। कल्पना कीजिए, यदि ऐठ और समझ किसी नाटक में 2 पात्र होते तो उनका अभिनय कैसा होता। तो समझ ऐठ इतना ऐठती क्यों हो, तो ऐठ कहती कि समझ यह तेरी समझ से बाहर की बात है। समझ कहती कि ऐसी कौन सी बात है जो मेरी समझ में नहीं आती। तो ऐठ कहती कि समझ तेरी समझ में ये नहीं आता है कि यदि मनुष्य सुंदर हो, धनवान हो, समाज में ऊंचा स्थान रखता हो तो उसे अपने ऊपर घमंड आ ही जाता है। और समझ कहती कि नहीं, ऐठ कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सब तो क्षणभंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकता है। लेकिन मनुष्य की विनम्रता, उसकी परोपकार की भावना व हंसमुख स्वभाव को कभी नष्ट नहीं होने देती है। इस प्रकार दोनों में वाद संवाद होता। ठीक है, आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, नीचे दी गई कबीर की पंक्तियों में तिनका शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार किया गया है। इनके अलग अलग अर्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए। उठा बबूल प्रेम का, तिनका उड़ा आकाश, तिनका तिनका हो गया, तिनका तिनके पास। अब जिस प्रकार के झोंके से उड़कर तिनके आसमान में चले जाते हैं और सभी तिनके बिखर जाते हैं, उसी प्रकार ईश्वर के प्रेम में लीन हृदय
सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर ऊपर उठ जाता है, वह आत्मा का परिचय प्राप्त कर परमात्मा से मिल जाता है, यानी उसे अपने अस्तित्व की पहचान हो जाती है और सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्त होकर ईश्वर के करीब पहुंच जाता है, यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। इस प्रकार वहाँ पे अर्थों की जानकारी दी गई है। भाषा की बात दी गई है यहाँ पे देखिए, किसी ढप से निकलना का अर्थ है किसी ढंग से निकलना। ढप से जैसे कई वाक्यांशों से आप परिचित होंगे, जैसे धम से वाक्यांश है, लेकिन ध्वनियों में समानता होने के बाद भी ढप से और धम से जैसे वाक्यांश के प्रयोगों में अंतर है। धम से, छप से इत्यादि का प्रयोग ध्वनि द्वारा क्रिया को सूचित करने के लिए किया जाता है। नीचे कुछ ध्वनि द्वारा क्रिया को सूचित करने वाले वाक्यांश और कुछ मधुर वाक्य दिए गए हैं। उचित वाक्यांश चुनकर वाक्यों के खाली स्थान भरिए। तो खाली स्थान हम इस प्रकार से भर सकते हैं। मेंढक पानी में छप से कूद गया। कैसे कूद गया? छप से। फिर दूसरा है, नल बंद होने के बाद पानी की एक बूंद टप से चू गई। नल बंद होने के बाद पानी की एक बूंद टप से चू गई। फिर तीसरा है, शोर होते ही चिड़िया फुर्र से उड़ गई। और चौथा है, ठंडी हवा सन से गुजरी, मैं ठंड में थर से काँप गया। बस यहाँ तक। आशा करती हूँ ये पाठ और प्रश्न अभ्यास आप लोगों को समझ में आए होंगे। धन्यवाद।